अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है सलाबो। एपिसोड 4। हम समुंदर के किनारे पहुंच गए। रेतले टीले दूर दूर तक बिखरे हुए थे और उनके पीछे पानी था। लेकिन पानी का ये जीमुशान तालाब देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने तो कभी सोचा भी ना था कि जहां तक निगाह जाए पानी ही पानी हो। मैंने रीटा से बड़ी हैरत से पूछा, रीटा इसके दूसरी तरफ कैसे पहुंचते होंगे? दूसरी तरफ? रीटा हंस पड़ी। हाँ, क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने सवाल किया। इसकी कोई दूसरी तरफ है ही नहीं। क्या मतलब? मतलब यह कि यह समुंदर इतना दूर तक चला गया है कि तुम महीनों इसमें सफर करते रहो लेकिन कभी किनारे तक ना पहुंचो। लो, किनारा तो कोई ना कोई होगा जरूर। मैंने सवाल किया। हाँ है, लेकिन उससे आगे भी समुंदर है। भाई, तुम्हारी बातें अभी मेरी समझ में नहीं आती। मैंने गर्दन झटकते हुए कहा। आ जाएंगी। वैसे कैसे लगा समुंदर तुम्हें? बड़ा ही खूबसूरत। आओ जूते उतारो, किनारे किनारे चहलकदमी करते हैं, रीटा ने कहा। पानी में? हाँ, मैं तो पानी में तैरना भी जानता हूँ। बड़ा अच्छा तैर लेता हूँ मैं। ठीक है, मगर ये समुंदर तैरने का नहीं है। अगर तुम्हें तैरना है तो किसी दिन हम स्विमिंग पूल चलेंगे। कहाँ? मैंने ताज्जुब से पूछा। स्विमिंग पूल? ये क्या होता है? बस ये मत पूछो, तुम देखोगे तो लुत्फ आ जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तैरा जाता है। मुझे बहुत अच्छा तैरना आता है। यकीनन आता होगा, तुम्हारा ये खूबसूरत बदन यही बताता है। लेकिन बस तुम्हारी उम्र, खुदा की कसम, कभी कभी तो तुम्हारी उम्र पर बेहद गुस्सा आता है। क्यों? मैंने पूछा। अरे छोड़ो इस क्यों को, और क्या। आओ, रीटा कहने लगी और फिर दोनों मेरा हाथ पकड़े आगे बढ़ गईं, जैसे मैं कोई छोटा सा बच्चा हूं। मैं पानी में अटकेलियां करता रहा। रीटा और मोनिका कभी कभी पानी मेरे ऊपर उछालने लगती थी। मैं भी जवाबी तौर पर यही कार्रवाई करता। उनके लिबास भीग गए। हम जिस तरफ थे उस तरफ लोगों का मजमा नहीं था। वैसे यहाँ से काफी दूर बहुत से अफराद नजर आ रहे थे और सब अपने अपने तौर पर समुंदर की तफरीहात में मशगूल थे। इक्का दुक्का लोग इस तरफ भी बढ़ने लगे। मैंने खास तौर से उन तीनों को देखा जो दूसरे लोगों से हटकर हमारी तरफ आ रहे थे। तीनों नौजवान थे और उनके अंदाज में किसी कदर बेहूदगी पाई जाती थी। थोड़ी देर के बाद वो हमारे करीब से गुजरे और उनमें से एक ने आवाजा कसा, लो भाई, एक अनार दो बीमार। दूसरा बोला, दो अनार एक बीमार क्यों नहीं कहते? हाँ, अनार तो सचमुच वही हैं, तीसरे ने कहा। मैं ये अनार और बीमार वाली बात तो समझ नहीं सका, लेकिन इन लोगों का अंदाज मुझे कुछ अजीब सा लगा। हमारे करीब से गुजरकर चंद कदम आगे बढ़े और खड़े हो गए। ये बदमाश लगते हैं सलाबो, चलो यहाँ से हटें, रीटा ने कहा। बदमाश? ये क्या होता है? ओफो, मेरा मकसद है कि ये लोग हमें परेशान करेंगे। आओ यहाँ से हट जाते हैं। नहीं भाई, इसकी क्या जरूरत है? क्या परेशान करेंगे ये तीनों हमें? सलाबो, ख्वामखा कोई गलत बात हो जाएगी। अगर इन्होंने बदतमीजी की तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे और फिर झगड़ा हो जाएगा, और तफरीक गाहों पर झगड़ा मुनासिब नहीं रहता। ठीक है, खड़ी रहो। वो अपनी जगह पर खड़े हैं, हमें इसमें क्या एतराज है? हमसे कुछ कहेंगे तो देखा जाएगा। वो जो कुछ कह चुके हैं तुमने उस पर गौर नहीं किया। गौर कर रहा था लेकिन बात समझ में नहीं आई। एक तो तुम्हारी मोटी अकल हमें परेशान करती रहती है। अरे इसमें ना समझने वाली बात कौन सी है? वो साफ साफ तो हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। तो फिर तो उन्हें इस बदतमीजी का मजा चखाना पड़ेगा, मैंने कहा। मोनिका और रीटा ने मेरी तायद में गर्दन हिला दी। मैं खूंखार निगाहों से उन बदमाशों को देखने लगा। उनमें से एक आदमी चंद कदम आगे बढ़ाया और मुस्कुराकर लोफराना अंदाज में मुझसे बोला, क्यों बड़े भाई, शक्लो सूरत से तो ज्यादा उम्र के नहीं लगते, मगर ये ऐश हो रही हैं। वो मेरे इतने करीब आ गया कि अब मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। आओ तुम्हें भी ऐश करा दूं, मैंने कहा और उसकी तरफ बढ़ गया। दूसरे लम्हे मैंने उसका गिरेबान पकड़कर हाथ घुमा दिया। बात अचानक ही हुई थी, इसलिए मेरा यह हाथ खासा जानदार था। उसके जबड़े हिल गए। हाथ मारते ही मैंने गिरेबान छोड़ दिया। चुनाचे उसने अच्छी खासी कलाबाजी खाई और उल्टा हो गया। लेकिन उसके दोनों साथी तेवर बिगाड़ कर मेरी तरफ लपके और फिर उन्होंने अजीब अंदाज में अपने दोनों हाथ सामने कर दिए। मैंने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उनमें से एक की लात मेरे पांव के घुटने पर लगी। दर हकीकत बड़ी अजीब ठोकर थी। मेरा पांव झुंझुना कर रह गया। दूसरे ने पलटकर फिर मेरे एक लात मारी जो मेरे पेट पर पड़ी और मैं दोहरा हो गया। लेकिन मामला दो लड़कियों की इज्जत का था और मैं तो इज्जत के लिए खून कर चुका था। चुनाचे मेरे रगों पै में वहशत भर गई। मैं हालांकि इन लोगों के मुकाबले में बहुत कम उम्र था, लेकिन बस एक दीवानगी ही मुझ पर तारी हो गई। मैं उनकी तरफ झपटा तो उन्होंने कई हाथ मेरे रसीद कर दिए। ये थप्पड़ नहीं थे बल्कि खड़े हाथ थे जो मेरे बदन के जिस हिस्से पर पड़ रहे थे वो हिस्सा बस यूं लगता था जैसे टूट गया हो। मैंने उनमें से एक की गर्दन पकड़ ली, लेकिन दूसरे ने मुझ पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेकिन मैंने भी जिस शख्स की गर्दन पकड़ी थी वो ना छोड़ी और उसे दबाने लगा।
गर्दन के सामने का हिस्सा यानी हल्कूम मेरी गिरफ्त में नहीं आया, बल्कि शानों की रगें मेरी मुट्ठियों में दबी हुई थीं और मैं उन पर दबाव डाल रहा था। मेरा शिकार दोनों कोहनियों से मेरे पेट और बदन के दूसरे हिस्सों पर ज़रबे लगा रहा था और मेरी गिरफ्त से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा था। लेकिन ये गिरफ्त मामूली नहीं थी, चुनाचे वो निकल नहीं पा रहा था और निढाल होता जा रहा था, जबकि दूसरा शख्स मुसलसल मेरे बदन पर ज़रबे लगा रहा था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे बदन की बहुत सी हड्डियां अपनी जगह से खिसक गई हों। लेकिन हार मानने का सवाल नहीं पैदा होता था। अलबत्ता वो जिसके जबड़े पर हाथ पड़ा वो इस तरह सीधा हुआ कि उसने फिर दोबारा उठने की कोशिश नहीं की। बस ये तीसरा ही आदमी था जो अपने साथी को छुड़ाने की जिद्दोजहद में मसरूफ था। मैंने पूरी कुव्वत से उस शख्स को घुमाकर उस पर दे मारा जो मेरी पिटाई कर रहा था। दोनों आपस में टकराकर ढेर हो गए। मैंने अपनी इस कोशिश से फायदा उठाया और उन पर लपका, लेकिन जूं ही उनमें से एक के पांव पर हाथ डालने की कोशिश की, उसने अपनी लात घुमाई और मेरी पिंडली पर दोबारा जरब पड़ी। लेकिन इसके बाद उन तीनों में से कोई नहीं रुका। बस उस जरब से उन्हें उठने का मौका मिल गया था। वो इस तरह भागे कि पलट कर नहीं देखा। मेरा बदन गोया चूर चूर हो चुका था। इतनी जान नहीं थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, लेकिन इज्जत का मामला था। अपनी कमजोरी का मुजाहरा उन लड़कियों के सामने नहीं कर सकता था। चुनाचे मैं खड़ा खूनी निगाहों से उन्हें देखता रहा। दोनों लड़कियां अजीब से अंदाज में मुझे देख रही थीं। फिर मोनिका ने तहसीन आमेज अंदाज में कहा, वाकई हैरत अंगेज। जहांगीर खान की दरियाफ्त कभी मामूली नहीं होती, ये हमारा तजुर्बा है। क्या मतलब? मैंने उन्हें घूरते हुए कहा। कुछ नहीं, बस तुम्हारे बारे में कह रहे थे। तुमने तो उन तीनों की चटनी बनाकर रख दी। मगर वो अजीबोगरीब जंग लड़ रहे थे, उनकी ये जंग मेरी समझ में नहीं आई। वो मैं बता सकती हूँ, रीटा ने आगे बढ़कर कहा। क्या? मैंने ताज्जुब से पूछा। वो जूडो कराटे के माहिर थे। काहे के माहिर थे? मैंने हैरत से कहा। एक मखसूस फन जंग के, जो मार्शल आर्ट्स कहलाती है। अगर चाहो तो तुम भी ये सीख सकते हो। पता नहीं क्या क्या बकवास करती हो। एक तो तुम्हारी ये गिटपिट मेरी समझ में नहीं आती। कमबख्तों ने मेरे बदन की हड्डियां हिलाकर रख दी हैं। बाहर तौर मैं ये तरीका जंग जरूर सीखूंगा, मैंने कहा। रीटा और मोनिका मुस्कुरा दी। उनकी ये मुस्कुराहट मेरी समझ में नहीं आई। इसके बाद मैं भी दिखावे के लिए समुद्र के किनारे मटर गश्त करता रहा। इन लोगों से खुश गप्पियां होती रहीं, वरना जो मेरी हालत हो रही थी वो मेरा दिल ही जानता था। ये मार्शल आर्ट्स या जूडो कराटे जिसका नाम इन लोगों ने लिया था मेरी समझ से बाहर थी। लेकिन यह तरीका जंग बेहद पसंद आया। कमबख्तों ने हाथों ही हाथों से ईंट और पत्थरों का काम लिया। ऐसी ज़रबें लगाई कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो ढेर हो जाता, बल्कि मर जाना पसंद करता। सारी हड्डियां वरम कर आई थी। काफी देर तक हम लोग समुद्र के किनारे टहलते रहे। इन लोगों ने शायद मेरे चेहरे से तकलीफ का अंदाजा लगा लिया। चुनाचे इन लोगों ने वापसी की तजवीज पेश कर दी। हम सब वापस चल पड़े और उसी रिहाइशगाह पर पहुंच गए जहां हमारा क्याम था। आगा इब्राहिम मौजूद थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए हमारा खैर मकदम किया। बड़ा खुश नजर आ रहा था ये शख्स। हेलो सलाबो, कैसे मिजाज हैं? उसने मुझसे पूछा। ठीक हूं, कोई खास बात नहीं। गलत सलाबो, खास बात तो है, मोनिका बोल पड़ी। भला क्या? आगा ने मेरे बजाय उससे सवाल किया। बस आज तो सलाबो ने कमाल ही कर दिखाया। भला वो क्या? हमें भी तो कुछ मालूम हो। आगा इब्राहिम बोला। बस 3 बदमाश आ गए थे समुंदर के किनारे, हमसे छेड़खानी करने लगे। सलाबों ने वो मुरम्मत की उनकी कि मजा आ गया होगा उनको, भाग गई। बुरी तरह एक का तो जबड़ा ही टेढ़ा हो गया था। मोनिका ने कहा। वाह भाई वाह, सलाबों को चोट तो नहीं आई? चोट क्यों नहीं आई होगी, वो जूडो कराटे के माहिर थे आगा साहब। आप खुद देखते तो हैरान रह जाते। जूडो कराटे के ये तीनों माहिर सलाबों पर टूट पड़े। पहला तो सलाबों के पहले ही हाथ में ढेर हो गया। बाकी दो ने सलाबों पर बाकायदा जूडो कराटे की मश्क शुरू कर दी। उन्होंने सलाबों के बदन पर बेशुमार चाप लगाए। सलाबों ने उनमें से एक को पकड़ लिया, दूसरा मुसलसल सलाबों को मारता रहा। लेकिन क्या मजाल कि जिस शख्स को सलाबों ने पकड़ा था वो खुद को छुड़ा सका। सलाबों ने खुद ही उसे छोड़ा और जैसे ही वो सलाबों की गिरफ्त से निकला तो वो तीनों भाग गए। ओह, ये तो बड़े दुख की बात है। जूडो के माहिरों ने सलाबों को भी नुकसान पहुंचाया होगा। तुम यूं करो, रीटा के सलाबों के बदन पर मालिश करके स्काई कर दो, और मोनिका तुम मेरे साथ आओ, आगा इब्राहिम ने कहा। और मोनिका का चेहरा एकदम बुझ गया, जबकि रीटा की आंखें एकदम चमकने लगी। बाहर तो रीटा मुझे लेकर चल पड़ी और एक और कमरे में आ गई, जो शायद रीटा की अपनी रिहाइशगाह था। उसने कमरे का दरवाजा बंद करके हीटर जलाया, फिर मुझे लिबास उतारने के लिए कहा। एक तो तुम लोगों को पता नहीं क्या सूझती है, बस घुस आती हो मेरे पास और बस ख्वाम खा। मैंने झींपे हुए अंदाज में कहा। ओह नो डियर, तुम यकीन करो, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारी स्काई करूंगी, रीटा बोली, और मैंने बहालत मजबूरी ऊपरी बदन से कपड़े उतार दिए। रीटा एक अलमारी की तरफ बढ़ी और एक शीशी निकाल लाई जिसमें सफेद रंग की कोई शय थी। इस शय को उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरे बदन के उन हिस्सों पर मलना शुरू कर दिया जो हल्के से वरम कर आए थे। उसके नरम और नाजुक हाथों से मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था।
रीटा शायद चोटों को मलने की खास माहिर थी। मुझे इतना सुरूर महसूस हुआ कि नाकाबिले बयान। रीटा अपने तौर पर ना जाने क्या क्या करती रही। मैंने खुद को बेसुध छोड़ दिया। एक बार मैंने निगाहें उठाकर रीटा के चेहरे की जानिब देखा। उसका चेहरा बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। मैं चौंक पड़ा। रीटा, शायद तुम थक चुकी हो। थकन के आसार तुम्हारे चेहरे से पता चल रही हैं। नहीं नहीं, ठहरो एक मिनट। तुम्हारे बदन को इतना सुकून दूंगी कि तुम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज पिलाती हूँ जिससे तुम्हें बेहद सुकून मिलेगा। रीटा अपनी जगह से उठी और एक और अलमारी की जाने पहुंच गई। वहां उसने बोतल में से कोई दवा निकालकर एक गिलास में उंडेल दी। फिर उसने गिलास हिलाया और मेरे पास ले आई। इसे एक ही सांस में पी जाओ, उसने कहा, और मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। लेकिन ये दवा ऐसी काबिल नफरत थी कि मुझे उल्टी सी आने लगी। मैंने मुंह बनाते हुए गुस्सीले अंदाज में कहा, यह क्या पिला दिया तुमने मुझे? तुम कहती थी कि सुकून मिलेगा। ये तो बदमजा चीज थी। नहीं डियर, नहीं, बदमजा नहीं। एक गिलास और पियो तब मजा आएगा। फजूल बातें मत करो। एक गिलास पिया है तो मजा आ गया, अब दूसरा गिलास कैसे पीऊंगा? मेरी खातिर, रीटा ने कहा, और दूसरा गिलास जो वह पहले ही बनाकर लाई थी मेरे सामने कर दिया। मैंने बहालत मजबूरी ये गिलास पी लिया और थू थू करने लगा। रीटा हंसने लगी। दवा हमेशा कड़वी ही होती है, लेकिन इसके बाद जो सुकून देती है उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेट जाओ बस। रीटा ने गिलास वापस रख दिए और एक बार फिर वही सफेद स्याल लेकर मेरे बदन की चोटों पर मालिश करने लगी। इस बार उसने मेरी गर्दन और पेशानी पर भी आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां फेरी थी। मुझे एक अजीब सा सुरूर महसूस होने लगा। मेरी आंखें बोझल होती जा रही थी। बस एक अजीब सी कैफियत तारी हो रही थी मुझ पर। दिल चाह रहा था कि आंखें बंद करके सो जाऊं। नजदीक रीटा सो रही थी। मैं हैरत से उछल पड़ा। रीटा कुछ इस अंदाज से सो रही थी कि मैंने इससे कबल कभी किसी को इस तरह नहीं देखा। दहशत से मेरा रुआं रुआं कांपने लगा। आंखों में एक अजीब सी कैफियत उतर आई और मेरे बदन में ईंठन सी होने लगी। मैंने मसहरी से नीचे छलांग लगा दी और वहशत ज़दा निगाहों से रीटा को मुड़ मुड़ कर देखता जा रहा था। उसने करवट बदली और मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ख्याल आया कि कमरे से निकल भागूं। चुनाचे मैंने अपने कपड़े समेटे, बमुश्किल तमाम उन्हें उल्टा सीधा पहना और कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया। अपनी मसहरी पर गिरकर मैं गुजरे हुए वाकयात पर गौर करने लगा। वो मीठे मीठे से एहसासात मुझे खौफजदा किए दे रहे थे। मुझे याद था कि तन्हाई के उन लम्हात में जब मेरा जहन सुरूर में डूब चुका था तो रीटा मेरे साथ क्या क्या हरकतें करती रही थी, और उन हरकतों को याद करके मुझे इंतहाई शर्म महसूस हो रही थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद रीटा मेरे कमरे में दाखिल हुई। हेलो सलाबो, उसने प्यार भरे अंदाज में मुझे पुकारा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चेहरे पर निखार सा पैदा हो गया। मैं निगाहें उठाकर उसे देखने लगा। भाई, तुम कब भाग गए? मुझे तो पता भी नहीं चल सका। रीटा मेरे नजदीक आकर बोली, तुम निहायत फजूल लड़की हो। मैंने कहा और रीटा कह कहा मारकर हंस पड़ी। अच्छा, ये नया इंकिशाफ हुआ है मुझ पर? उसने मेरे नजदीक बैठकर कहा। दूर बैठो, वो देखो सामने कुर्सी पड़ी हुई है। मुझे तुम्हारी हरकतों पर गुस्सा आ रहा है। अच्छा चलो मुआफ कर दो, नाश्ता नहीं करोगे? नाश्ते के बाद आगा इब्राहिम ने कहा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश की तकमील कर देना चाहता हूँ सलाबो। ये लोग तुम्हें मार्शल आर्ट्स की तरबियत देंगे। मेरा मतलब है उस जंग की जो समुंदर के किनारे तुमसे लड़ी गई थी। तुम इन लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो, कहीं ज्यादा फुर्तीले और कहीं ज्यादा शानदार शख्सियत के मालिक। तुमने अगर ये जंग सीख ली तो फिर बड़े बड़े तुम्हारे सामने नहीं टिक सकेंगे। मुझे यकीन है कि तुम आज ही से इस जंग को सीखने की इब्तदा करोगे और ये लोग तुम्हें तुम्हारे काम में बहुत जल्द ही मशाक कर देंगे। जैसा आपका हुक्म आगा साहब, मैंने गर्दन झुकाते हुए कहा। रीटा मुस्कुरा रही थी जबकि मोनिका खामोश सी थी। बाहर तो और वो लोग रुखसत हो गए। हम नाश्ते के कमरे से निकल आए। रीटा ने मुझे जानबूझकर छोड़ दिया। मोनिका मेरे कमरे में मेरे साथ साथ आ गई। वह शिकायती निगाहों से मुझे देख रही थी। तो तुमने रीटा को पसंद कर लिया? उसने कहा। क्या? मैं फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। तुमने रीटा को पसंद कर लिया है? ना जाने तुम लोगों को क्या हो गया है। इन बातों के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। मेरी बातें बुरी लग रही हैं। इस किस्म की बातें सबको बुरी लगती हैं, समझी तुम? मैंने जवाब दिया। लेकिन रीटा को तो तुमने खुद से दूर नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है। उसने मुझे कोई ऐसी चीज पिला दी थी जिससे मेरे हवास खराब हो गई, वरना मैं उसकी गर्दन दबा देता। तो तुमने उसे जानबूझकर अपने करीब जगह नहीं दी। देखो मोनिका, बराहे करम मुझे यहाँ सुकून से रहने दो। क्यों ख्वामखा मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रही हो? अच्छा, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, फिक्र मत करो, मोनिका ने जवाब दिया। उसका चेहरा बहाल हो गया। शाम के 4 बजे वो दोनों उस्ताद मुझे जूडो कराटे की मश्क कराने के लिए आ गए। वो मुझे जूडो कराटे सिखा रहे थे। अजीबोगरीब खेल था, अजीबोगरीब बातें बता रहे थे। आज का सबक सिर्फ इन बातों पर मुश्तमिल था। बहुत सी बातें ऐसी थीं जो अभी तक मेरी समझ में नहीं आई थी। बाहर सूरत वक्त गुजरता रहा। 3-4 दिन के बाद एक और मुसीबत मुझ पर नाजिल हो गई। ये मैडम शादा थी। ये दराज कामत खातून थी।
चेहरे से तो बहुत अच्छी नजर आती थी, लेकिन बाद में साबित हुआ कि वो भी सिर्फ खातून है। ये खातून मुझे इल्म और अदब की तरबियत देने के लिए आई थी। पहले ही दिन से उन्होंने मेरी तरबियत का आगाज कर दिया और मुझे पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। कुछ किताबें भी आ गईं और उसके साथ साथ उनकी कुछ जुबानी लेक्चर भी हजम करने पड़ते। सूरत हाल ये थी कि मोनिका और रीटा मेरी दोस्त थीं जो मेरे साथ तामुन करती। दोपहर के खाने पर मेरे साथ होती और रात का खाना भी मुझे उनके साथ खाना पड़ा। मैडम शादा मेरी अतालीक थी। वो सुबह को नाश्ते के बाद से मुझे लेकर बैठती तो उठना बैठना, कपड़े पहनाना, खाने पीने का तरीका, गुफ्तगू करने का सलीका, बाल बनाना, ये तमाम चीजें उन्होंने मुझे सिखा दी थी। दोपहर तक ये सबक जारी रहता और फिर दोपहर की मेज पर भी ये सबक शुरू हो जाता। शुरू में तो इन असबाक से आजिज आने लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे इनकी आदत पड़ गई और तकरीबन 1 महीने के बाद मैं मैडम शादा के कहने के मुताबिक अमल करने लगा। अंग्रेजी के बहुत से अल्फाज भी मुझे बता दिए गए थे और मैंने मौका की नज़ाकत से बोलने लगा। मोनिका और रीटा बहुत खुश थीं। वैसे इस दौरान उनके साथ मेरी खास 1-2 नशिस्तें भी हो चुकी थीं। इन खास नशिस्तों में मेरी ख्वाहिश के खिलाफ मुझे वो दवा पेश की गई जिसे एक बार मैंने रीटा के साथ पिया था। इस बार ये दवा मुझे बड़े असरार के साथ पिलाई गई। मैं ज्यादा कैफियत तो महसूस नहीं कर सका, लेकिन बस मुझे यह एहसास रहा कि आज मोनिका मेरी मालिक थी। रीटा ने उसे पूरा मौका दिया, लेकिन ना जाने क्यों आज मैं कुछ इज्तनाब न बरत सका और उनके साथ उनकी दिलचस्पियों में शरीक रहा। बस फिर ये मामूल हो गया। कभी रीटा और कभी मोनिका और कभी मैडम शादा मेरे साथ रहती थी। वह मुझे हर तरह की तरबियत दे रही थी। मार्शल आर्ट्स की तालीम मुझे दी जा रही थी। इसके अलावा मुझे दूसरे अमूर से भी रोशनास कराया जा रहा था। इस तरह तकरीबन 2 माह गुजर गए। इन 2 माह में इन लोगों के ख्याल के मुताबिक मैं बहुत सुधर गया था। इस दौरान आगा इब्राहिम से तो मेरी तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन मुलाकात होती रहती। खुद आगा इब्राहिम भी इस इमारत में नहीं रहते थे। गोया ये इमारत सिर्फ मेरी ही मलकियत थी। 2 महीने के बाद एक दिन जागीरदार खान मुझसे मिलने के लिए आया। बहुत ही उम्दा लिबास में मलबूस था। बहुत से आवारी उसके साथ थे। हंसता झूमता हस्बे मामूल मेरे पास पहुंचा और मुझसे मिलकर दंग रह गया। उसकी आंखें ताज्जुब से फैल गई और चेहरा मुसर्रत से खिल उठा था उसका। अरे वाह मेरे यार, तुमने तो कमाल कर दिखाया। भाई कहाँ है आगा? अमा आगा जी, उसने जोर जोर से आवाजें लगाईं। आगा इब्राहिम जो दूसरे कमरे में मौजूद थे तेज रफ्तारी से चलते हुए यहाँ पहुंच गई। भाई आगा साहब मान गए आपको। खुदा की कसम क्या चीज दिखाई है। तबीयत खुश होकर रह गई है। बंदा परवरी है हजूर की। आगा की तो सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि अपना यार खुश रहे और अपनी मेहनत बराबर हो जाए। वाकई आगा साहब कमाल कर दिखाया आपने। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इसके माँ बाप भी हों तो इसे ना पहचान सकें। काया ही पलट दिया आपने, और इतनी जल्दी। मैंने कहा ना कि हजूर की नवाजिश है, वरना आगा किस काबिल है। क्यों भाई सलाबो, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं क्या कह सकता हूँ छोटे सरकार। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आपने मुझे जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया। जिंदाबाद। गोया जमीन और आसमान का फर्क भी मालूम हो गया तुम्हें। वाह भाई वाह, आगा साहब जिंदाबाद। जागीरदार खान खुशी से झूम रहा था। वो मेरे साथ एक अलग कमरे में आ बैठा। बस्ती से आ रहा हूँ। तुम्हारे दिल में ख्वाहिश तो होगी कि बस्ती की खबरें सुनो। हाँ, बस्ती की खबरें मेरे लिए काफी दिलचस्पी का बायस होंगी। यार गुफ्तगू करने का सलीका भी आ गया है। मैंने पहले ही तेरे बारे में अंदाजा लगा लिया था कि तू खुद भी अक्लमंद आदमी है। अगर अक्लमंद ना होता तो इतनी सी उम्र में इतना ज्यादा हसास भी ना होता। बदनसीबी तो यही है कि अक्ल और एहसास साथ हो तो आदमी 2 ही शक्लें इख्तियार करता है। या तो वह बहुत शरीफ होता है और पसमानदा रह जाता है, या फिर बहुत खतरनाक होता है। मेरा ख्याल है कि तेरे अंदर दूसरे जरासीम थे, यानी खतरनाक होने के। अगर तू खतरनाक ना होता तो वो घुन गफूरे ढलिए के सर पर ना टूटता। इससे मैंने तेरी फितरत का अंदाजा लगाया और कीचड़ में पड़े हुए हीरे को छांट लिया। जागीरदार खान साहब, ये तो आपकी मोहब्बत है। आपने मुझे इस काबिल समझा। बस क्या अर्ज कर सकता हूँ। दुनिया ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। छोटी सी उम्र में ही यह एहसास हो गया कि मैं तन्हा हूँ और जो कुछ करना है मुझे ही करना है। मैं बीमार हो जाता था आगा साहब तो हकीकत है कि उस्तानी जी मुझे दवा देती थी, मेरी तीमारदारी करती थी, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं पाता था जो बहुत ज़्यादा अपनायत की हैसियत रखती है। और मैं सोचता था कि मैं अकेला हूँ। मुझे मालूम था कि गफूरे मेरा उस्ताद है, बाप नहीं है। मुझे मालूम था उस्तानी जी मेरी उस्तानी ही नहीं, गफूरे की बीवी है, मेरी माँ नहीं है। इन तमाम चीज़ों को सोच सोच कर मुझे एहसास होता था कि इस दुनिया में मैं तन्हा हूँ और एक तन्हा इंसान को बहुत ज़्यादा एहतियात रखना पड़ती है। वेरी गुड। ये सारी बातें तेरे जहन में ज़रूर होंगी सलाबो, लेकिन ये अल्फाज तुझे अब मिले हैं। क्या ख्याल है तेरा? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैडम शादा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अच्छा ठीक है, बस्ती के हालात यूं रहे सलाबो कि तू फरार हो गया थाने से। समझ गया ना मेरा मकसद? थानेदार से यही बात हुई थी मेरी कि सलाबो फरार हो गया है। थानेदार ने यही बताया था। बस्ती में तलाशी ली गई और कुर्बा जवार की बस्ती में सिपाही दौड़ते फिरे।
थानेदार ने चौधरी अलंबरदार को बताया कि सलाबो एक सिपाही की गलती से थाने से निकल भागा और उसे तलाश किया जा रहा है। चौधरी साहब को तुझसे कोई खास दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उन्होंने थानेदार पर भी कोई खास जोर नहीं दिया और यही कहा कि भाई ये कानून का मामला है, मैंने मुजरिम तुम्हारे हवाले कर दिए, बाकी तुम्हारा काम, फांसी दो या तलाश करो, इसमें मेरा क्या जाता है। चुनाचे यूं ये मामला काफी हद तक ठंडा हो गया। गफूरे मर चुका है, मुमकिन है उसके तज़किरे हो जाते हों कभी कभी, लेकिन तेरी तलाश कोई भी नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है तेरी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, मगर जागीरदार खान, मेरी दुश्मनी है एक शख्स से और मैंने कसम खाई थी कि उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। अरे वाकई, क्या किसी और को ठिकाने लगाना है बस्ती में? जागीरदार खान ने पूछा। हाँ छोटे सरकार, बड़ी आरजू है दिल में कि मैं अपनी एक कसम पूरी करूं। तो पूरी कर ले, कौन रोकने वाला है? अरे जागीरदार खान तेरा यार है, फिर मजाल है किसी की जो तेरा रास्ता रोक सके। क्या वाकई छोटे सरकार, आप मुझे इसका मौका देंगे? कल ही भाई, कल मैं जा रहा हूं बस्ती। अगर तू चाहे तो मेरे साथ चल, बस प्लान बनाना होगा। और देख सलाबो, कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो बगैर प्लानिंग के हो। प्लानिंग समझता है ना? हाँ हाँ मंसूबा, मैंने कहा। भाई जीता रहे, जब तक तेरा दिल चाहे जीता रहे। जागीरदार खान ने खुशी के आलम में रान पर हाथ मारते हुए कहा। हर बात समझ गया मेरा यार, 2 महीने में मैंने किसी शख्स की काया इस तरह पलटते हुए नहीं देखी। मेरा तो जी इसी बात से खुश है। और सलाबो, अभी तो तुझसे बहुत से काम लेने हैं, बहुत सी बातें होंगी तुझसे। तेरा जागीरदार दोस्त जो है ना, वो तुझे शहंशाह बना देगा, शहंशाह, समझता है? क्यों नहीं समझता, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ये बता, वो कौन है जिससे तेरी दुश्मनी है? जलाल चचा। क्या नाम बताया तूने? जलाल चचा। हाँ, इस नाम को जानता तो हूं मैं, बाबा जान के पास आकर बैठता ही आदमी। मगर क्या दुश्मनी है उससे तेरी? वो जो उस्तानी है ना अपने गफूरे की बेगम, जलाल चचा ने उसके साथ मेरे लिए बहुत बुरी बुरी बातें की थी। हालांकि मैं उसे माँ की तरह चाहता हूँ और मैंने सबसे कह दिया था कि वो मेरी माँ है, लेकिन जलाल चचा ने, सिर्फ जलाल चचा ने मेरे और उसके ऊपर इल्जाम लगाया और बहुत बुरी बुरी बातें की। उस वक्त मैंने कसम खाई थी कि जलाल चचा से बदला लूंगा इस बात का। वाह, तो क्या फर्क पड़ता है, तू कसम पूरी कर ले अपनी। मगर जागीरदार भैया, क्या करूं मैं इस सिलसिले में? भाई करना क्या है, तेरा हुलिया तो बदल ही चुका है। मेरे साथ चल, जीप में चलेंगे, मैं तुझे डाक बंगला में उतार दूंगा। वो डाक बंगला जो हमारी कोठी के पीछे है। फासला तो जरूर है मगर वहां पर कोई रहता नहीं, बस चौकीदार है जो अपना गुलाम है, अपना खादिम है। मैं तुझे उसके पास छोड़ दूंगा, चौकीदार तेरी खिदमत करेगा। फिर जिस वक्त भी तुझे मौका मिले निकलना और अपना काम कर लेना। काम करने में क्या हर्ज है? वापिस आकर उसी बंगले में छुप जाना, फिर जब मैं शहर वापस आऊंगा तो तुझे अपने साथ लेता आऊंगा। इस दौरान अगर कोई गड़बड़ हो जाए और तेरी तलाश भी हो तो बिल्कुल फिक्र मत करना, चौकीदार मुकम्मल तौर पर तेरी हिफाजत करेगा। डाक बंगले में सब इंतजाम मौजूद है, मैं अक्सर उसे इस्तेमाल करता रहता हूँ। डाक बंगला तो याद है ना? हाँ क्यों नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, बल्कि 1-2 बार वहां गया भी हूँ। भूल जा इन बातों को। अब तू बहुत बड़ा आदमी है सलाबो, बहुत बड़ा। सलाबो का नाम ऐसा गूंजेगा इस दुनिया में कि लोग इस नाम से कांपने लगेंगे। बस तू अपने जागीरदार दोस्त की बातों पर अमल करते रहना, ठीक है? तुम मुझे एक वफादार और मुखलिस साथी पाओगे जागीरदार खां, क्योंकि तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। बस तो फिर ठीक है, तो कल चल रहे हैं हम, जागीरदार खान ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। सारी रात मैं सो नहीं सका था, बस जागती आंखों से ख्वाब देख रहा था। बस्ती से आए हुए अभी 2 माह और चंद ही रोज हुए थे, लेकिन आईने ने मुझे जो कुछ बताया था या फिर मेरे जहन ने मुझे जो तस्वीरें दिखाई थी वो बिल्कुल अजनबी और अनोखी थी। मुझे इतना कुछ आ गया था कि मैं कुछ सोच भी नहीं सकता। सिर्फ 2 ही महीने के बाद मुझे अपनी कसम पूरी करने का मौका मिल रहा था। बमुश्किल तमाम सुबह हुई, तमाम जरूरियात से फारिग होकर मैं तैयार हो गया। जागीरदार खान वाकई दिल वाला था, बड़े इत्मीनान से मुझे साथ लेकर चल पड़ा। जीप में ही सफर हो रहा था। थोड़ी दूर चलकर जागीरदार खान मुझसे बोला, सलाबो जी छोटे सरकार, शहर कैसा लगा तुझे? बहुत अच्छा छोटे सरकार। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। लड़कियां कैसी थी? जी वो, अबे अब मुझसे क्या शर्माता है, मैंने खुद सबको हदायत कर दी थी कि तुझे कोई तकलीफ ना होने दें। बहरहाल वो तेरा मामला है, मैं तुझसे कुछ और पूछ रहा हूँ। क्या सरकार? आइंदा तेरा क्या इरादा है? मेरा कोई इरादा नहीं है छोटे सरकार। कुछ तो होगा, आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगा? मैंने तो इस बारे में कुछ नहीं सोचा छोटे सरकार। अगर ये बात है सलाबो, तो तू जागीरदार खान पर भरोसा कर, जो कुछ मैं कहता रहूं खामोशी से करता रहे। मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा, मैं तुझे वो बना दूंगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं ऐसा ही करूंगा छोटे सरकार, मैंने खलूस दिल से कहा और जागीरदार खान मुस्कुराने लगा। फिर अपने नजदीक बैठे हुए अपने साथी से बोला, जो कुछ मैंने कहा है उसे याद रखना। सलाबो एक दिन
स्मगलरों का शहंशाह होगा। डाक बंगला मेरी बस्ती से कोई 2 फरलांग दूर होगा। बस्ती की जिंदगी में ऐसे बहुत कम मौके मुयस्सर आए थे जब मुझे आवारागर्दी की फुर्सत मिली हो। ये डाक बंगला मैंने बस एक आध बार ही देखा था। वो सीधा सी इमारत थी। बाहर के हिस्से में चौकीदार रहता और ये चौकीदार जागीरदार खान ही का आदमी था। सब लोग जीप से उतर आए। चौकीदार ने शायद जीप को दूर से ही देख लिया। बूढ़ा था लेकिन चुस्त और चालाक। वो जीप के नजदीक पहुंच गया। फिर उसने झुककर जागीरदार खान को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम चचा, ये लड़का तुम्हारा मेहमान रहेगा। 1-2 दिन या जब तक भी हो सके इसकी देखभाल तुम्हारा काम है। लो ये रुपए रख लो, इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहाँ, जागीरदार खान ने कहा। जो हुक्म छोटे सरकार, चौकीदार ने हाथ जोड़कर जवाब दिया। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, जहाँ जाना चाहे और जब जाना चाहे जा सकता है। लेकिन अगर कोई इसकी तलाश में यहाँ पहुंचे तो तुम क्या कहोगे चचा, मालूम है तुम्हें? नहीं छोटे सरकार, यही कि तुमने जिंदगी में ऐसी शक्लो सूरत का लड़का नहीं देखा और ना यहाँ कोई तुम्हारे पास रहता है। जी छोटे सरकार। समझ गए ना? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसे, वरना चचा। नहीं छोटे सरकार, भला ये कैसे हो सकता है? आपका कह देना ही काफी है, चौकीदार ने जवाब दिया। जागीरदार खान ने कुछ नोट निकालकर मेरी तरफ भी बढ़ा दिए और बोला, सलाबो तुझे भी शायद इनकी जरूरत पेश आ जाए। मेरा मतलब समझ रहा है ना? तेरी उस्तानी, मेरा मतलब है जिसे तू माँ कहता है। ना जाने कैसी जिंदगी गुजार रही हो। बेटा शहर से वापस आए तो माँ के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता ही है, समझ गया तू? जी छोटे सरकार। मेरा रुआ रुआ उसका एहसानमंद था। मैं खुद मुंह खोलकर उससे नहीं मांग सकता था, लेकिन ये बात बारहा मेरे दिल में आई थी कि उस्तानी जी ना जाने किस तरह जिंदगी गुजार रही होगी। गफूरे की मौत के बाद अगर उन्हें कुछ मिल जाता तो शायद उनके लिए आसानियां पैदा हो जाती। छोटे सरकार ने मेरी ये मुश्किल भी हल कर दी। चौकीदार ने अपना नाम अहमद बताया। मैं उसे अहमद चचा कहकर मुखातिब करता रहा। बंगले के एक अंदरूनी कमरे में उसने मेरे लिए रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया। पूरा डाक बंगला सुनसान पड़ा हुआ था। सहन में जा बजा पीपल और बरगद के दरख्त बिखरे हुए थे। हवाएं जब उनसे टकराकर चलती तो अजीब सी सरसराहट पैदा हो जाती। ये कमरा जिसमें मुझे रखा गया था अच्छा कुशादा था, हालांकि दीवारें कोहन साली से अपना रंग खो बैठी थी। इसकी मुरम्मत वगैरह पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। यहाँ का माहौल बड़ा अजीब और वीरान सा था, लेकिन मेरे दिल में किसी किस्म के खौफ और दहशत का कोई शायबा नहीं था। अहमद चचा की गैर मौजूदगी भी मुझे महसूस नहीं हो रही थी। वैसे डाक बंगले से बस्ती तक जाने का रास्ता घनी झाड़ियों और खेतों से ढका हुआ था। दरमियान में कुछ पगडंडियां थी। गांव वाले इस तरफ नहीं आते थे। इस तरफ सिर्फ वही लोग आते थे जिन्हें डाक बंगले में आना होता। मैं थोड़ी देर तक तो कमरे में बैठा रहा और इसके बाद वहां से बाहर आ गया। डाक बंगले के दरमियानी हिस्से में खड़े होकर मैंने उस पगडंडी पर निगाह दौड़ाई जिसके दोनों तरफ झाड़ियां उगी हुई थी। मैं ये फैसला कर रहा था कि मुझे किस वक्त यहाँ से निकलना चाहिए। थोड़ी देर तक मैं वहां खड़ा रहा। फिर मैंने यही सोचा कि सूरज गुरूब होते ही यहाँ से चल पड़ूंगा और बस्ती के किनारे पहुंच जाऊंगा। ये फैसला करने के बाद मैं वापस अपने कमरे की जानिब चल पड़ा और चंद लम्हों के बाद मैं कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में एक चारपाई पड़ी हुई थी जिस पर अहमद चचा ने एक चादर बिछा दी थी। मैं चारपाई पर लेट गया। रोशनदान से सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं। हल्की हल्की रोशनी कमरे में पैदा हो गई। फिर मुझे दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने यही सोचा कि अहमद चचा आए होंगे, लेकिन आने वाला कोई और ही था। किसी ने कमरे में दाखिल होकर गड़ाप से दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन ये अहमद चचा नहीं थे। मैं हैरत से आने वाले को देखता रहा। दूसरे लम्हे आने वाला दरवाजा बंद करके मेरी तरफ पलटा और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। नामुमकिन, कतई नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? मैंने जल्दी से सोचा और जल्दी से उठकर चारपाई पर बैठ गया। मेरे उठने की आवाज से उसने भी मुझे चौंक कर देखा। फिर उसकी आंखों में भी मेरी ही जैसी हैरत के आसार पैदा हो गए। वो मेरा हमशक्ल था, 100% हमशक्ल। सरे मुंह फर्क नहीं था हम दोनों में। बिल्कुल एक दूसरा सलाबो मेरे सामने खड़ा था। हम दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे पास पहुंच गया। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कमाल है, वाकई कमाल है, उसने कहा। कौन हो तुम? यही सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ। मेरा नाम सलाबो है, मैंने सरसराती आवाज में कहा और एक बार फिर वो उछल पड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? उसने चीखती आवाज में कहा। सलाबो। अब तुम मुझे अहमक बना रहे हो। किसी तरह तुम्हें मेरे बारे में मालूमात हासिल हो गई हैं। शक्लों के मिलने का ये मकसद नहीं कि नाम भी एक हों। सलाबो इस खादिम को कहती हैं। तुम्हारा नाम भी सलाबो है? जनाब, मेरा नाम सलाबो है। अब तुम भी शराफत से अपना नाम बता दो, उसने गहरी सांस लेकर कहा और बेतकल्लुफी से मेरे पास बैठ गया। मेरी हैरत कम नहीं हुई थी। वो अपने जूते उतारने लगा। फिर उसने पैरों के पंजे मसलते हुए कहा, वैसे तुम्हारा नाम कुछ भी हो,
तुम इस कदर मुझसे मिलते जुलते हो कि मैं बयान नहीं कर सकता। अपनी और मेरी आवाज़ों में गौर करो, मुझे तो इनमें भी फर्क नहीं महसूस होता। यूं लगता है जैसे मेरी कोई तस्वीर अचानक सांस लेने लगी है। तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई है। सुना है हर इंसान का एक हमशक्ल इस जमीन पर जरूर होता है, लेकिन इतना ज्यादा हमशक्ल हैरत की बात है। दोस्त, मेरी कैफियत भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं। तुम यकीन करो, मेरा नाम भी सलाबो है और मैंने इस बारे में झूठ नहीं बोला। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। चलो, तुम इतनी संजीदगी से कह रहे हो तो मान लेता हूं। तन्हा हो इस डाक बंगले में? तकरीबन। वैसे यहाँ अहमद चचा हैं, इस बंगले के निगरान। तुम उनसे मिलकर नहीं आए? नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा। वैसे मैं किसी से मिलना भी नहीं चाहता और तुमसे भी मेरी दरख्वास्त है कि किसी को मेरे बारे में कुछ ना बताना। क्यों? मैं दुनिया से पोशीदा रहना चाहता हूँ। मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगा कि क्यों? मैंने कहा और वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगा। फिर बोला, इसलिए कि मुझे इस दुनिया से पोशीदा रहने की हदायत की गई है। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं किसी को अपने बारे में कुछ ना बताऊं, और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं इस दुनिया में ना रह सकूंगा। क्या तुम मेरी मौत चाहते हो? नहीं, अपना हमशक्ल होने की वजह से मुझे तुमसे दिलचस्पी पैदा हो गई है। तो बराहे करम मुझसे मेरे बारे में कुछ ना पूछना। मेरी तरफ से तजस्सुस के शिकार मत होना। मेरी कोई बात तुम्हें अजीब लगे तो दोस्त की मजबूरी समझकर मेरी खामोशी को बर्दाश्त कर लेना। वक्त आने पर तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा, वक्त से पहले नहीं। अगर तुमने मेरी खोज की तो मैं चला जाऊंगा और दोबारा कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। बड़ी सख्त आजमाइश में डाल दिया है तुमने। कोशिश करूंगा कि खुद को बाज रखूं, लेकिन चंद बातें तो ऐसी होंगी जिन्हें तुमसे पूछना ही पड़ेगा। उसमें कोई हर्ज नहीं, बस जो बात ना बताने की होगी मैं खामोश हो जाऊंगा। ठीक है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। खाना खा चुके हो तुम? नहीं, खाना तो नहीं खाया। तो यार बंदोबस्त करो, मुझे भूख लग रही है, उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। फिर मैं उसे कमरे में छोड़कर बाहर निकल आया। अगर वो कोई आम अजनबी होता तो मुझे उससे कोई दिलचस्पी ना होती, लेकिन वो मेरा हमशक्ल था और हमशक्ल भी नाकाबिल यकीन हद तक। इसलिए मैं उसमें बेपनाह कशिश महसूस कर रहा था। अहमद चचा बाहर बरामदे में मिल गए, हुक्का पी रहे थे। मुझे देखकर हुक्का एक तरफ रख दिया और उठते हुए बोले, मैं आपके पास ही आ रहा था बाबू, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो। भूख लग रही है अहमद चचा, कुछ खाने को मिल जाएगा। मकई का आटा रखा हुआ है, असली घी भी है, और किसी चीज की जरूरत हो तो बस्ती से लानी पड़ेगी। नहीं अहमद चचा, आप खूब घी डालकर उम्दा सी रोटियां पका दें। 2 आदमियों के लिए चाहिए होंगी। दूसरा कौन है बाबू? बस मेरी खुराक ज्यादा है, कम से कम 2 आदमियों का खाना खाता हूँ, मैंने जल्दी से कहा और अहमद चचा हंसने लगे। खुशी हुई बाबू ये सुनकर। आजकल के लड़कों की तो खुराक ही मारी गई है, खाते क्या है सूंघते हैं। जवानी में झुर्रियां पड़ जाती हैं शक्लों पर। बस अभी पका कर लाता हूँ। चचा ने हुक्का एक तरफ रख दिया और उठकर बावर्ची खाने की तरफ चल दिए। मैं अपने दोस्त के पास वापिस आ गया। वो इत्मीनान से चारपाई पर लेटा हुआ था। मुआफ करना थक गया था। वो मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ उठ गया। लेटे रहो, कोई बात नहीं। मैं उसके नजदीक बैठ गया। खाने को कोई खास चीज नहीं मिली और चचा मकई की रोटियां पकाकर ला रही हैं घी में। वाह, इससे ज्यादा खास चीज और क्या हो सकती है। वैसे तुम भी मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे चंद सवालात के जवाब देने होंगे। इस शर्त के साथ वह मुस्कुराकर बोला, तुम इस डाक बंगले में कब तक रहोगे? जब तक तुम रहोगे। क्या मतलब? जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारे साथ ही चलूंगा। मैं भी इस दुनिया में तन्हा हूँ और किसी साथी की तलाश में हूँ। अगर तुमने मेरा साथी बनना मंजूर कर लिया तो ठीक है, वरना मैं बखुशी इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो? तुमने मेरी शर्त मान ली है। अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो फिर मैं तुम्हारे पास से भाग जाने पर मजबूर हो जाऊंगा, उससे कबल नहीं। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसे होंगे जब मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा, लेकिन फिर वापिस आ जाया करूंगा। मेरे अपने मसाइल हैं। ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर, लेकिन तुम भी मेरे किसी मामले में मदाखलत नहीं करोगे और मुझे मेरे किसी कदम से नहीं रोकोगे। मेरी हर बात तुम्हें राज रखना होगी। खुलूसे दिल से मंजूर। उसने हाथ फैला दिया और हम दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। फिर उसकी ख्वाहिश पर मैं उसे अपने बारे में बताने लगा। वो कौन था, क्या था, मैंने इस पर खास गौर नहीं किया। बस ना जाने क्यों उस पर एतमाद सा हो गया। शायद ये जिंदगी में मेरा पहला दोस्त था। मैंने उसे अपनी दास्तान बेकमो कास्त सुना दी। वो बड़े गौर से मेरी कहानी सुन रहा था। फिर जब मैं खामोश हो गया तो वो गहरी सांस लेकर बोला, जागीरदार खां किस चक्कर में है, तुमने गौर किया? मैं नहीं समझा। तुम्हें इस जमाने का कोई तजुर्बा नहीं।
मेरी हर बात कान रख कर सुनो। इस दुनिया में खलूस मोहब्बत और उनसियत का कोई वजूद नहीं। शायद ही कोई बेगर्ज किसी के लिए कुछ करता है। बेगर्ज लोग इस दौर के अहमक कहलाते हैं और उनका सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है। जागीरदार खान ने बिला वजह तुम्हारी इतनी मदद नहीं की। वह जरूर किसी चक्कर में है, कोई हर्ज नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, एक एक को देख लूंगा। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। आइंदा क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? रात होने का इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद बस्ती जाऊंगा, उस्तानी से मिलूंगा और जलाल चचा से इंतकाम लोगे। उसने जुमला पूरा कर दिया। हाँ, ये मेरा अहद है और मैं इस सिलसिले में कोई नसीहत नहीं सुनूंगा, मैंने ठोस लहजे में कहा। मगर उसने हलक से आवाज निकाली, तुम्हें मेरी तरफ से नसीहत का खतरा है? नहीं जाने मन, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कह चुका हूं कि इस सारो इंसानियत से काम लेने वाले इस दौर के अहमक कहलाते हैं। किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, तुम उसे नुकसान पहुंचाओ। कोई तुम्हारा दोस्त है, तुम उसके दोस्त बन जाओ। मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई। दरअसल मुझे इस सिलसिले में किसी नसीहत की जरूरत नहीं थी। मैं और मेरा हम शक्ल गुफ्तगू करते रहे। काफी देर गुजर गई तो मैं उठा और चचा की तलाश में बाहर निकल आया। वो अभी तक रोटियां नहीं लाए थे, लेकिन जब मैं डाक बंगला के बावर्ची खाने पहुंचा तो बेचारे अहमद चचा रोटियां पकाकर फारिग हुए थे। इसके बाद मैंने उन्हें जहमत ना दी और खुद ही रोटियां उठाते हुए कमरे में आ गया। खाने से फारिग होकर थोड़ी देर तक मैं इंतजार करता रहा। बाहर तारीकी फैल गई थी। फिर मैंने अपने हम शक्ल और हम नाम से इजाजत मांगी। उसने लापरवाही से गर्दन हिला दी। ठीक है, मैं तुम्हारे बिस्तर पर सो रहा हूं, वापस जाओ तो मुझे जगा देना, नीचे सो जाऊंगा। मैं डाक बंगले से बाहर निकल आया। अहमद चचा बेचारे आराम करने लेट गए। उन्होंने मुझे डाक बंगले से निकलते नहीं देखा। मैं रात की तारीकियों में जाने पहचाने रास्तों की तरफ बढ़ने लगा। ये पगडंडियां मेरे लिए अजनबी नहीं थीं। मैं बस्ती की तरफ बढ़ता रहा और काफी देर के बाद मैं फजल दीन के भैंसों के बाड़े के पास पहुंचा। यहां से बाएं तरफ एक पतली सड़क थी जिससे गुजरकर मुझे गफूरे ढलिये के घर के पास पहुंचना था। सड़कों के आवारा कुत्ते अपने फराइज की इंजामदही के लिए निकल खड़े हुए थे और उनकी आवाजें कानों में गूंज रही थीं। एक कुत्ता मुझे देखकर भौंका और मेरे करीब आ गया, लेकिन फिर मुझे पहचानकर दुम हिलाने लगा। वो मुझे जानता था। कितनी मानूस थी ये बस्ती मेरे लिए, लेकिन हालात ने मुझे इसका चोर बना दिया और अभी ना जाने क्या से क्या होने वाला था। थोड़ी देर के बाद मैं उस जगह पहुंच गया जहां से मुझे अभी तक दिली लगाव था। सामने ही गफूरे ढलिया की भट्टी थी जिसका पंखा जूं का तूं लगा हुआ था। बाकी चीजें भी सब की सब उसी तरह थी। बाहर एक चारपाई पड़ी हुई थी जो इससे पहले नहीं होती थी। इस चारपाई पर कौन सोता है, मैंने सोचा। चारपाई के नजदीक ही हुक्का रखा हुआ था। चारपाई खाली थी, लेकिन सरहाने तकिया मौजूद था। ये यहाँ कौन आ गया, मैंने दिल ही दिल में सोचा। चंद लम्हात वहां खड़ा सर खुजाता रहा और इसके बाद दरवाजे की जाने पड़ गया। दरवाजा उस्तानी जी हमेशा बंद करके सोती थी, लेकिन आज यह दरवाजा खुला हुआ था। मैं उस खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया, ड्योढ़ी से गुजरा और सहन में पहुंच गया। सामने वाले कमरे में रोशनी हो रही थी और वहां से कुछ आवाजें आ रही थीं। मुझे हैरत हुई और मैं तेजी से कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। अंदर से जो आवाजें सुनाई दे रही थीं वो कुछ इस किस्म की थीं। देखो जलाल चचा, मैं हमेशा तुम्हें अपना बुजुर्ग समझती रही हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर के शैतान का मुझे कभी पता नहीं चल सका। मैं तो खुद नसीबों की मारी हूं, मुझे क्यों तंग कर रही हो? यही तो मैं तुझसे कह रहा हूं, नसीबों की मारी तो तू खुद ही बनी हुई है। मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो गैर शरई हो। ठीक है, इद्दत के दिन गुजार ले, कुछ और दिन गुजार ले, मैं जल्दी कब कर रहा हूं। मगर तेरा भी तो कोई नहीं है, कहाँ जाएगी? इस बस्ती में तुझे खाने पीने को कौन देगा? ढलाई का काम तो तू नहीं कर सकती, फिर कैसे जिंदगी गुजारेगी? कोई ना कोई बुरी आंख तेरी तरफ उठ जाएगी और तेरी जवानी खाक में मिल जाएगी। मुझे तो पहले ही तेरी जवानी पर अफसोस होता था। गफूरे की और तेरी उम्र में तो बहुत फर्क था। ये जलाल चचा की आवाज थी। उम्र तो तुम अपनी भी देखो जलाल चचा, गफूरे के बाप भी लगते हो। मैं तो आज तक तुम्हें अपना चचा ही समझती रही हूँ, दिल से भी चचा मानती रही हूँ। खुदा के लिए मुझे परेशान न करो, तंग न करो। मैं खुदकुशी कर लूंगी या चौधरी साहब के पास पहुंच जाऊंगी। अरे पगली, चौधरी साहब ने तो मुझे खुद इजाजत दी है। मैंने उनसे पूछ लिया था कि अगर मैं गफूरे ढलिया की बेवा को सहारा दे दूं तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं। चौधरी साहब ने यही कहा कि इस नेकी के काम में क्या हर्ज है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू देख ले मेरे अलावा कौन है यहाँ जो तुझे सहारा दे रहा है। अगर मैं तुझे खाने पीने को ना दूं तो तू कहाँ से हासिल करेगी? गफूरे ने तो शराब पी पी कर जिंदगी गुजारी है, एक कौड़ी ना छोड़ी होगी तेरे लिए। अगर होती तो तू अपना खर्च खुद ना संभालती।
देख, मैं तेरे ऊपर अच्छे खासे पैसे खर्च कर चुका हूँ। बेवकूफ़ नहीं हूँ या खुदा तरसी का मामला नहीं है। मेरे जी में यही था कि मैं तुझसे शादी कर लूँ। तेरा भी घर आबाद हो जाएगा और मेरा भी। मैं बहुत अरसे से ऐसी ही जिंदगी गुजार रहा हूँ। शर्म करो जलाल चचा, शर्म करो, खुदा से डरो। तुम मेरे बाप के बराबर हो, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें इस तरह मेरे पास नहीं आना चाहिए था। बड़ी पारसा बनती है, देखूंगा कैसे जिंदगी गुजारेगी तू। देखूंगा कैसे मेरे चुंगल से निकलती है तू। अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकला तो मुझे उंगलियां टेढ़ी करनी भी आती हैं। चौधरी साहब मेरे साथ हैं, जलाल चचा ने कहा और वापसी के लिए मुड़े। उस्तानी जी की सिसकियां मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं दरवाजे में तनकर खड़ा हो गया। फिर जो ही जलाल चचा दरवाजे के पास पहुंचे, मेरा चौड़ा पंजा उनके सीने पर आ लगा। फिर मेरे एक जोरदार झटके ने उन्हें अंदर कमरे में फेंक दिया। मैंने अंदर दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सामने कॉर्नर्स पर लालटेन रखी हुई थी, जिसकी पीली रोशनी कमरे में फैल रही थी। उस्तानी जी चारपाई पर बैठी हुई थीं और जलाल चचा उस वक्त फर्श पर चित पड़े हुए थे। उन्होंने खौफजदा निगाहों से मुझे देखा, फिर आंखें मिली, दोबारा देखा और फिर तीसरी बार, और फिर डरी डरी सी आवाजें मुंह से निकालते हुए उठ खड़े हुए। अरे अरे, तू सलाबो, तू आ गया, उन्होंने घिघियाए हुए अंदाज में कहा। मुझे आना ही था बूढ़े सैयार। मैं तुझसे कहकर गया था कि मैं वापस आऊंगा और तुझसे तेरी बकवास का इंतकाम लूंगा। अरे अरे, तुम मुझसे क्यों बिगड़े हुए हो? मैंने क्या किया है? जलाल चचा की हालत बिगड़ने लगी। जलाल चचा खड़े हो जाओ, मैंने गुर्राई हुई आवाज में कहा, और जलाल चचा खड़े हो गए। ये कौन है मेरी? मैंने उस्तानी की तरफ इशारा करके कहा। तेरी? मेरा मतलब है तेरी, तेरे उस्ताद की बीवी। और कौन है? चौधरी अलंबरदार के सामने तुमने क्या कहा था? मैंने पूछा और जलाल चचा एक दीवार से जा टिके। उनकी आंखें खौफ और दहशत से फटी हुई थीं। वो इधर उधर देख रहे थे। बहुत ज्यादा बौखलाए हुए थे वो। फिर उन्होंने भराई हुई आवाज में कहा, मैंने तो सिर्फ वो कहा था जो खुद गफूरे कहता था। तुम यकीन करो सलाबो, गफूरों ने खुद मुझसे कई बार कहा था, मदहोशी के आलम में नहीं बल्कि होश के आलम में। उसने मुझसे ये बात कही थी कि उसे तुम पर और अपनी बीवी पर शक है। उसका ख्याल था कि तुम्हारे उससे हों, और इस शक का इजहार तुमने चौधरी अलंबरदार की हवेली में हजारों आदमियों के सामने भी कर दिया। जलाल चचा, तुमने कभी माँ और बेटे के रिश्ते के बारे में सोचा है? माँ और बेटे का रिश्ता तो बड़ा मुकद्दस होता है जलाल चचा। उस्तानी जी मेरी माँ की हैसियत रखती हैं हमेशा हमेशा से, और तुमने माँ और बेटे के मुकद्दस रिश्ते की तौहीन की है। तुमने हमें बदनाम किया। इसके जवाब में बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? पहले तो मैं तुम्हारी ये जुबान काट कर तुम्हारे हाथ पर रख दूंगा, जिससे तुमने एक माँ के तकद्दुस को मजरूह किया। इसके बाद मैं तुम्हारे इस बदन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जलाल चचा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपना वादा पूरा करने के लिए तुम्हारे पास आ गया हूं। अरे अरे, क्या बकवास कर रहा है? बच्चों की तरह मेरे सामने बड़ा हुआ है, अपने जलाल चचा पर ही हमला करेगा। अरे पागल आदमी से तो ना जाने क्या क्या गलतियां हो जाती हैं। मुझसे भी एक गलती हो गई, मुआफ कर दे, मुझे मुआफ कर दे। नहीं जलाल चचा, नहीं। इसके बाद तुमने मेरी माँ को परेशान करना शुरू कर दिया। तुम क्या कह रहे थे अभी उस्तानी जी से? गफूरे ने मेरे और उस्तानी जी के दरमियान बुराई का रिश्ता कायम किया था। वो मेरा उस्ताद था मेरे बाप की जगह, मैंने उसे नहीं छोड़ा जलाल चचा। तो तुम मेरे हाथों से कैसे बच सकते हो? मुआफी क्या चीज होती है मैं नहीं जानता। जो कुछ तुमने किया है तुम्हें उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैंने अपने लिबास से वो लंबा चाकू निकाल लिया, जिसे मैंने जलाल चचा के लिए बड़ी एहतियात से रखा हुआ था। जलाल चचा ने चाकू की तरफ देखा और उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। उनके अलग से घुटी घुटी आवाजें निकलने लगीं। अरे बचाओ मुझे, अरे मना करो, कोई मना करे इसे, ये एक और खून करने जा रहा है। उन्होंने उस्तानी जी की तरफ देखा, लेकिन उस्तानी जी का चेहरा फख्र और गुरूर से तना हुआ था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वो बड़े फखरी अंदाज में तनी हुई खड़ी थी। उन्होंने हकारत से जमीन पर थूक दिया। तूने क्या समझा था बुड्ढे? बूढ़े जलाल, तूने क्या समझा था? जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा भी नहीं होता क्या? खुदा वसीले पैदा करता है। ये मेरी औलाद नहीं है, लेकिन मरने से पहले तू एक बार फिर सुन ले, मैं इसे माँ की तरह चाहती हूँ। आज मेरा बेटा तुझसे मेरी बेइज्जती का बदला ले रहा है। मुझे मुसर्रत है, मुझे गुरूर है इस पर, उस्तानी जी ने कहा। मैं जलाल चचा के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। फिर मैंने उसका गिरेबान पकड़ा और जलाल चचा हाथ पांव मारने लगे, लेकिन मैंने उनकी टांग में टांग फंसाकर उन्हें नीचे गिरा दिया। मुंह खोलो जलाल चचा, मुंह खोलो, मैंने कहा, लेकिन जलाल चचा ने मजबूती से दांत भींच लिए। मैंने उनके टैटवे पर अंगूठा रखकर उसे जोर से दबाया और जलाल चचा ने जल्दी से मुंह खोल दिया। उनकी आंखें बाहर निकल पड़ी थीं। उनके मुंह खोलते ही मैंने उनके खुले हुए मुंह में हाथ डाल दिया।
और उनकी जुबान चुटकी से पकड़कर बाहर खींच ली। दूसरे लम्हे उनकी जुबान की नोक चाकू की जद में आ गई और उनके मुंह से खून उबल पड़ा। जलाल चचा की दिल खराश चीखें गूंजने लगी। उन्होंने पूरी कुव्वत से हाथ पांव मारे और ये कुव्वत शायद जिंदगी की जिद्दोजहद के लिए थी, इसलिए उनके पूरे बदन में बेहद तवानाई पैदा हो गई। मैं जरा सा उनके ऊपर झुक गया और जलाल चचा मेरे नीचे से निकल भाग गए। उनके हलक से करपनाक आवाजें निकल रही थी। सेहन अबूर करके वो ड्योढ़ी में पहुंच गए और फिर बाहर का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैंने उन्हें वहीं जा लिया और फिर वहीं ड्योढ़ी में ही गिराकर मैंने उनकी गर्दन पर चाकू फेर दिया। जलाल चचा की करपनाक कराहें गूंजने लगी। वो किसी गर्दन कटे बकरे की तरह आवाजें निकाल रहे थे। मैंने उनका मुंह दबाने की कोशिश नहीं की। उनका जिस्म बुरी तरह फड़क रहा था। उस्तानी जी सेहन में निकल आई। फिर वो ड्योढ़ी के दरवाजे में पहुंच गई। मैंने तुम्हारा इंतकाम ले लिया है उस्तानी जी। मैंने वो नापाक जुबान काट दी है जिसने तुम्हारे तकद्दुस पर दाग लगाया। मैंने इसे इसके फासिद इरादों समेत मौत की नींद सुला दिया। अब ये तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। देख लो तुम्हारी तौहीन करने का क्या नतीजा मिला है इसे। मैंने खून आलूद चाकू जलाल चचा के लिबास से साफ करके जेब में रख लिया। उस्तानी जी को अब सूरत हाल का एहसास हो रहा था। वो किसी बुत की तरह साकित और जामद खड़ी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब पहुंच गया। मुझे अफसोस है उस्तानी जी कि मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का सिला न दे सका। मेरे हाथों वो कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मैं इस बात को कभी फरामोश नहीं करूंगा कि मैं अपने उस्ताद का कातिल हूं, मगर उस्ताद भी हद से आगे बढ़ गए थे। अगर वो तुम्हारी जिंदगी लेने की बात ना करते तो शायद ये कदम मैं कभी ना उठाता। उस्तानी जी सिसकियां लेने लगी। उन्होंने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। काश मैं आपके लिए कुछ और कर सकता उस्तानी जी, लेकिन मैं मजबूर हूं। कुछ भी तो नहीं जानता मैं इस दुनिया के बारे में। अपनी इस छोटी सी जिंदगी में महदूद रहकर मैंने वक्त गुजारा है। उस्तानी जी मैं तुम्हारी खिदमत में यह हकीर नजराना पेश करना चाहता हूँ। इन्हें रख लो, यहाँ से कहीं चली जाओ। ये मकान बेच दो, कोई ना कोई तो होगा तुम्हारा। तुम कहीं भी जिंदगी गुजार लो, लेकिन इस बस्ती में मत रहना। और तू कहाँ जाएगा? उस्तानी जी बामुश्किल तमाम अपनी सिसकियां रोकते हुए बोली। मैं पहले एक आदमी का कातिल था उस्तानी जी, अब 2 आदमियों का कातिल हूँ। मैं खूनी हूँ और नहीं जानता कि मेरा ठिकाना कहाँ होगा। लेकिन तुम मुतमईन रहो, कहीं ना कहीं अपने सर छुपाने की जगह बना लूंगा। तुम जैसे मेहरबान कहीं मिल ही जाएंगे उस्तानी जी। बस मैं तुम्हारे लिए परेशान रहूंगा। मुमकिन है आइंदा मैं तुमसे मिल भी ना सकूं। मुझे मुआफ कर देना। मैंने तुम्हारा हक भी अदा नहीं किया। ये रख लो। मैंने जागीरदार खां की दी हुई नोटों की गड्डियां उस्तानी जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये कहाँ से आई सलाबो? मैं। उस्तानी जी हिचकिचाने लगी। तुम रख लो उस्तानी जी, जहां से भी आई हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता इन्हें छुपा लो, महफूज रखो अपने पास। ये तुम्हें जिंदगी गुजारने में मदद दे सकेंगी। मैंने तुम्हारे ही लिए इन्हें हासिल किया है। बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि मैं तुम्हें कुछ दे दूं, इतना कि तुम अपने लिए सर छुपाने का कोई ठिकाना बना लो। अब मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूं। मैंने सदर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और उसी वक्त बाहर से तेज रोशनियां अंदर आने लगी। उनमें टॉर्च की रोशनियां भी थीं और मशालें भी। बहुत से लोग दरवाजे के बाहर जमा हो गए। मैं हैरत से उछल पड़ा। ये लोग कहाँ से आ गए? इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? मैंने ताज्जुब से सोचा। आने वालों में सबसे आगे अलमबरदार खान साहब थे। तू खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे सलाबो। ये मकान चारों तरफ से घेर लिया गया है। तू यहाँ से निकल नहीं सकेगा। अगर तुमने किसी पर वार करने की कोशिश की तो मैं यहीं पर तुम्हें खत्म कर दूंगा। कल के लौंडे, तू समझता क्या है खुद को? चौधरी अलमबरदार खान के हाथों से निकल जाना आसान बात नहीं। पुलिस को तू जुल देकर गायब हो गया, लेकिन अब देखता हूं तू यहां से कैसे निकलेगा। मेरे हवास एक लम्हे के लिए गुम हो गए। समझ में नहीं आया कि यह सब कुछ क्या हो गया। मैं तो बड़ी खामोशी से यहाँ आया था और इस थोड़े से वक्फे में इतने सारे लोगों का पहुंच जाना बड़ा हैरत अंगेज अमर था। ना जाने ये सब कैसे हो गया, या फिर मुमकिन है मुझे वक्त गुजरने का एहसास ही ना हो सका हो, या फिर मुझे किसी तरह यहाँ आते हुए देख लिया गया हो और किसी ने चौधरी जी को खबर कर दी हो। ये सब कुछ ख्वाब की सी बातें मालूम हो रही थीं। मैं वाकई घिर गया था। मैंने वहां से भागने की कोशिश नहीं की। जाहिर है चौधरी अलमबरदार खान गलत ना कह रहे होंगे। सामने ही जितने अफराद नजर आ रहे थे उनसे अंदाजा होता था कि चौधरी साहब अपने साथ आदमियों का पूरा गिरोह लेकर आए हैं और ये गिरोह अब मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं खामोशी से आगे बढ़ाया। मैं कातिल था। जलाल चचा की लाश ड्योढ़ी में पड़ी हुई थी और उसे टॉर्चों की रोशनियों में साफ देखा जा सकता था। चुनाचे अब इस बात में कोई शक्को शुबा नहीं था कि मैंने दूसरा कत्ल भी कर दिया। बाहर निकला तो तमाम लोग एक एक कदम पीछे हट गए, सिवाय चौधरी अलमबरदार खान के। वो दलेर इंसान थे और मुझसे जरा भी ना घबराते थे।
उन्होंने पीछे खड़े हुए लोगों को पुकारा, पकड़ लो इसे, बांध लो इसे रस्सियों से। 10-12 आदमी मेरी तरफ लपके और मुझे जकड़ लिया गया। मेरे दोनों हाथ रस्सियों से कस दिए गए और एक रस्सी मेरी कमर में बांध दी गई, जिसे कई लोगों ने पकड़ रखा था। चलो, ले चलो इसे, चौधरी साहब ने हुक्म दिया। और यह हजूम चीखता चिल्लाता मुझे खींचता हुआ चौधरी अलंबरदार की हवेली की तरफ ले चला। मैं खामोशी से उनके साथ चल रहा था। इस तरह वो लोग मुझे नफरत और हकारत से घसीटते हुए चौधरी अलंबरदार की हवेली की तरफ ले आए। उसी हवेली में मैं पहला कत्ल करने के बाद आया था। चौधरी साहब की हवेली के अहाते में खूब रोशनियां हो रही थीं। गांव के तकरीबन तमाम ही लोग जाग गए थे। जिन रास्तों से मैं गुजरा था वहां मकानों में रोशनियां होने लगी और लोग सूरत हाल मालूम करने के लिए घरों से बाहर निकल आए। हवेली के अहाते का माहौल वही का वही था जो पहली बार का था। फर्क सिर्फ इतना था कि यह रात का वक्त था। मुझे दरख्त से बांध दिया गया जिससे पहली बार बांधा गया था। तमाम लोग मुझे लान तान कर रहे थे। चौधरी अलंबरदार ने शायद जलाल चचा की लाश उठाने का हुक्म दे दिया। चुनाचे थोड़ी देर के बाद लाश भी वहीं ले आई गई। हवेली के अहाते में गांव के लोग जमा होते जा रहे थे। तरह तरह की बातें उभर रही थीं। लोग मेरी तरफ इशारा करके ना जाने क्या क्या कुछ कह रहे थे। कुछ आवाजें मैंने भी सुनी। कोई कह रहा था, अरे अजनबी है ये, ना जाने किसकी औलाद है, किसका खून है। बस्ती में आ गया था। रहम खाकर लोगों ने परवरिश की और उसका नतीजा देख लिया। सच है भाई, गैर खून गैर ही होता है, और फिर खून भी वो जिसका कोई पता ना हो। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन मैं किसी की बात पर कान नहीं धर रहा था। और अगर कोई उल्टी सीधी बात मेरे कानों में पहुंच गई तो फिर मुझ पर कुछ और खून वाजिब हो जाते। चुनाचे मैंने अपने जहन को उनकी तरफ से हटा ही दिया। थोड़ी देर के बाद चौधरी अलंबरदार के कुछ और आदमी मेरे पास पहुंच गए। उनमें जागीरदार खां भी था। जागीरदार खान शायद यहीं आया हुआ था। वो मेरी तरफ अजीब सी निगाहों से देख रहा था। एक लम्हे के लिए मेरी और उसकी निगाहें मिली, लेकिन मैंने अपने चेहरे से किसी तासुर का इजहार नहीं होने दिया। सलाबो, खूनी सलाबो, तूने इस गांव की फिजा को किस कदर खराब करके रख दिया है। अरे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी ने किसी का खून नहीं किया। छोटे छोटे झगड़े होते थे तो अलंबरदार खान के पास आकर लोग उन्हें निपटा लिया करते थे। जलील इंसान, गंदे खून, ये तूने क्या किया। चौधरी साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हैं, लेकिन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो मेरे माँ बाप तक जाते हों। मैंने जो कुछ किया है गलत नहीं किया चौधरी साहब। आपके इल्म में सारी बातें हैं। आप खुद सोचें, कोई आप पर यह इल्जाम लगाए कि आप किस कदर गंदे इंसान हैं, तो क्या आप खुद पर काबू पा सकेंगे। और ये जलाल चचा, उनका कत्ल तो इंतहाई जरूरी था। आपको पता है उन्होंने गफूरे ढलिए के यहाँ डेरा डाल दिया है। उनका अपना कोई घर बार नहीं, बस्ती के आवारा गर्दों में शुमार होते हैं। बूढ़े हो गए लेकिन अपना घर बार ना बना सके। आपको इल्म है उस वक्त ये मेरी उस्तानी से क्या कह रहे थे। ये कह रहे थे कि वो उनके साथ शादी करे, इद्दत पूरी हो जाए तो वो उनके निकाह में आ जाए। और चौधरी साहब, वो आपका नाम भी ले रहे थे। उनका कहना था कि चौधरी साहब ने उन्हें इजाजत दे दी है। आप बताइए चौधरी साहब, क्या बाप और बेटी का निकाह जायज है। क्या उस्तानी जी उनकी बेटी के बराबर नहीं थी, लेकिन वो उसे मजबूर कर रहे थे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ चौधरी जी कि मैं उस्तानी जी को माँ की जगह मानता हूँ। मेरे साथ जो कुछ किया गया वो अच्छा नहीं था, और मैं जो कुछ लोगों के साथ कर रहा हूँ उससे पूरी तरह मुतमईन हूँ। तू थाने से निकल कैसे भागा, चौधरी साहब ने पूछा। भागना ही था चौधरी साहब, कौन अपनी जिंदगी मौत के हवाले करना पसंद करता है। मैं निकल भागा इसलिए कि मुझे जलाल चचा से बदला लेना था। इसके बाद तू कहाँ रहा, चौधरी अलंबरदार ने पूछा। ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता चौधरी साहब, बस अपनी जिंदगी बचाने के लिए जहां भी मुझे जगह मिली छुपता रहा, और इस ताक में रहा कि जलाल चचा से बदला ले सकूं। खुदा का शुक्र है कि आज मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। फर्ज, कातिल खूनी दरिंदे, ये तूने फर्ज पूरा कर दिया अपना। 2 खून कर दिए तूने हमारी इस बस्ती में, जहां इससे पहले कभी किसी का सर भी नहीं फटा था। बड़ा ख्याल रखा था हमने इसका, लेकिन तूने हमारी सारी नेकनामी खाक में मिला दी। नेकनामी तो वो थी चौधरी साहब कि गफूरे ढली और जलाल चचा जैसे लोग यहाँ ना रह पाते। लेकिन मैं जानता हूं कि आप इल्जाम मुझे देंगे, इसलिए कि मैं लावारिस हूं, मेरा कोई वारिस नहीं। मैं खुद अपना वारिस हूं, खुदा मेरा मददगार है चौधरी साहब। आपका जो दिल चाहे कर लें, जो तकदीर में लिखा होगा मैं उस पर शाकिर हूं। मेरा दिल मुतमईन है कि मैंने बुरे रास्तों की तरफ कदम नहीं उठाए। बड़ा नेक, बड़ा मासूम है ये। अरे बंद करो इसे, मैं देखूंगा इस बार ये कैसे भागता है। तू क्या समझता है सलाबो, कि मैं अब भी तुझे उस थानेदार के हवाले कर दूंगा
जो एक रात भी तुझे ना रख सका। मैं तुझे शहर ले जाऊंगा, मैं तुझे पुलिस हेडक्वार्टर ले जाऊंगा। 2 खून किए हैं तूने, गजब खुदा का। तुझे फांसी दिलवाना मेरा काम होगा। देखता हूं तू चौधरी अलमबरदार से कैसे बचकर निकलता है। मैंने हकारत से गर्दन हिला दी। भला मुझे चौधरी अलमबरदार जैसे लोगों की क्या परवाह हो सकती थी। मैं अपना फर्ज पूरा कर चुका था। मर भी जाता तो मुझे जरा भी अफसोस ना होता। जागीरदार खान इस दौरान बिल्कुल खामोश रहा। एक लफ्ज भी नहीं कहा था उसने मेरे बारे में, और शायद वह मुतमईन भी था कि मैंने उसका राज राज ही रखा। उस बेचारे ने जिस तरह मेरी मदद की थी, उसके तहत मैं ये बात किसी को कैसे बता सकता था कि जागीरदार खान मुझे थाने से फरार कराने का बायस बना। मुझे वहां से हटाकर एक अंदरूनी कोठरी में बंद कर दिया गया। 2 आदमियों का पहरा लगा दिया गया, चूंकि उन्हें खतरा था कि मैं भाग जाऊंगा। वक्त गुजरता रहा। अभी तो रात शुरू ही हुई थी।